हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरे आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ हमारे बंसल कोचिंग क्लासेस के। चलिए आज का हम 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें हम एज यूजुअल पहले छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे और हमारे एग्जाम बूस्टर सीजीजीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो छत्तीसगढ़ में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो ये हमारे ऑप्शन है और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब अगर बात करें कि फिजियोथेरेपी का ये होता क्या है, फिजियोथेरेपी अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है और उसकी संख्या कितनी थी, 4। कितनी थी, 4। और उसका लोकेशन भी मैंने आपको बताया था, तो वो तो मेडिकल कॉलेज हो गया। यहाँ पे फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी क्या होता है, तो ये भी एक मेडिकल का पार्ट ही है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी का अंग क्षतिग्रस्त है, किसी को चोट लगी हुई है, किसी को गंभीर बीमारी है या विकलांगता की अवस्था है, तो उनके बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते सही से, तो उनका बॉडी पार्ट सही से काम करे और वो सही से काम करे, उसके लिए इस पर काम किया जाता है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से काम किया जाता है। और क्या काम किया जाता है, उनकी स्ट्रेचिंग कराई जाती है, उनका व्यायाम कराया जाता है, योगा वगैरह उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे वो अपने बॉडी का पूरी तरीके से यूज़ कर पाए एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर पाए और अपने शरीर का संचालन सही ढंग से कर सकें। ठीक, तो ये होता है। और दूसरा फिजियोथेरेपी का लाभ ये भी होता है कि स्पेशली उसके दर्द निवारक के लिए, जैसे दर्द वगैरह रहता है तो दर्द ना हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है फिजियोथेरेपी का। तो फिजियोथेरेपी संबंधित कितने कॉलेज खोले जा रहे हैं या उसके लिए कितने कॉलेजों को मंजूरी मिली है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो संख्या कितनी है, 6। ठीक है, अब जगह की बात करेंगे, जगह कहाँ कहाँ है, तो जगह बात करेंगे तो सबसे पहले आप सरगुजा संभाग में चले जाइए, तो आप वहाँ कहाँ, मनेनगढ़ में। मनेनगढ़ और जसपुर, कहाँ, मनेनगढ़ और जसपुर, ये सरगुजा संभाग के हो गए। एक मनेनगढ़ और इधर कॉर्नर में जसपुर। इसके बाद बिलासपुर संभाग में आ जाइए। बिलासपुर संभाग में कहाँ, बिलासपुर और रायगढ़, कहाँ, बिलासपुर और रायगढ़, ये बिलासपुर संभाग की बात हो गई। इसके बाद दुर्ग संभाग में चले जाइए, तो दुर्ग संभाग में दुर्ग रहेगा और सीधे फिर बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग का जो मुख्यालय है क्या, जगदलपुर, जो हमारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय क्या है, जगदलपुर, वहाँ है। ठीक है, तो ये तो 5-6 हो गए। कहाँ कहाँ, मनेनगढ़, जसपुर, फिर बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, रायगढ़, फिर दुर्ग और जगदलपुर। इसके अलावा बात करें क्या इससे पहले हमारे यहाँ कोई फिजियोथेरेपी कॉलेज थी, तो वो सिर्फ एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ था, रायपुर में। कहाँ, रायपुर में। अभी रायपुर संभाग में नहीं खोला जा रहा है। ठीक है, बाकी सारे चारों जो संभाग है वहाँ खोला जा रहा है और रायपुर में ऑलरेडी था। ठीक है, एकमात्र सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज है, कहाँ, रायपुर में। और ये 6 प्रस्तावित है, इनको मंजूरी मिल चुकी है, अब खोले जाएंगे। और वो 4 मेडिकल कॉलेज थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, कितनी है बाघों की संख्या, टाइगर की जनसंख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35। कितना, 35। अब आप बोलोगे कि 2022 का जो सेंसस आया था बाघों की जनगणना का, जनसंख्या आया था, उसमें तो 17 बताया गया था। तो आपको पता होगा कि जो हमारा टाइगर सेंसस होता है वो हर 4 साल में रिलीज होता है। तो जो 2018 हुआ था उसमें 19 था जनसंख्या बाघों की, फिर 2022 में जो हुआ सेंसस उसमें कितनी जनसंख्या बताएगी, 17, घट गया था। लेकिन अभी अगर बात करें हम 2025 तक की, तो कितना बताया गया है जनसंख्या, 35। कितनी, 35 की बाघों की जनसंख्या बढ़ गई है। और ये कौन बताया है, तो देखते हैं किसने बताया है, तो कौन बताया, छत्तीसगढ़ राज्य वन्य कल्याण बोर्ड। ठीक है, कौन बताया, छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड की अभी बैठक हुई है, 15वीं बैठक, उसमें ये बताया गया है कि बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ में कुल कितनी है, तो 35 है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा अचानकमार के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है हमारा नया टाइगर रिजर्व, वहाँ पाया जाता है। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, फिर सीता नदी उदंती में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जगह पे हमारे बाघ मेनली दिखते हैं। ठीक है, 2022 में बाघों की संख्या मैं बता चुकी आपको कि जो सेंसस आया था उसमें कितना था, 17। और ये 2025 अप्रैल तक में नया सर्वेक्षण किया गया है, उसमें कितनी हो गई है, बढ़ के संख्या 35 हो गई है। ठीक है, अचानकमार के बारे में भी मैं आपको बता चुकी कि वहाँ सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभंकर क्या है, बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभंकर क्या है। पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता था कांग्रेस सरकार में, फिर बस्तर ओलंपिक कर दिया गया, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक पूरा वो था
फिर ये बस्तर ओलंपिक सिर्फ बस्तर संभाग को फोकस किया हुआ है, उसके सातों जिलों, ये उस बस्तर संभाग के जो जितने 7 जिले हैं वो पूरे इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुभंकर की बात कर रहा है, मस्कट की बात कर रहा है, तो क्या क्या मस्कट है हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। कौन कौन? वन भैंसा और पहाड़ी मैना। तो वन भैंसा के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारा राजकीय पशु है, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। ठीक है, और ये वन भैंसा की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो पामेड़, भैरमगढ़, बारनवा पारा अभ्यारण्य जो है वहाँ वन भैंसा मेनली पाया जाता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया गया है, पहाड़ी मैना कहाँ देखी जाती है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को बनाया गया है हमारे बस्तर ओलंपिक 2025 का मस्कट। ठीक है, शुभंकर। और अगर बात करें बस्तर ओलंपिक के बारे में तो ये दूसरे क्रम का है, 2024 में भी इसका आयोजन किया जा चुका है। पहला आयोजन कब किया गया था? 2024 में। ये दूसरे क्रम का है। ठीक है, अब अगर थोड़ा बहुत और डिटेलिंग हम देखें किसका क्या है, तो ये बता चुकी कि दूसरा संस्करण है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले, तो 7 जिलों इसमें शामिल होंगे। शुभंकर की बात हम कर चुके कि वन भैंसा और पहाड़ी मैना है, और ये किसके प्रतीक स्वरूप है या क्या ये दर्शाते हैं? तो बस्तर में जीवंतता एवं सामुदायिक शक्ति का प्रतीक। जो सामुदायिक शक्ति है, वहाँ आदिवासी समूह जो एक साथ इकट्ठा मिलके रहते हैं आपसी भाईचारा के साथ, तो उस चीज़ को यहाँ पे ये डिनोट करते हैं, ये दिखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बस्तर की जीवंतता और सामुदायिक शक्ति का प्रतीक है। अब अगर बस्तर ओलंपिक की बात करें कि जो 2025 में हो रहा है, उसकी शुरुआत कब से होगी? तो कब से होगी? 25 अक्टूबर से। कब से? 25 अक्टूबर से। और ये कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? तो 3 चरण में। कौन कौन से चरण में? तो ब्लॉक लेवल पे होगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर संभाग स्तर पे होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक स्तर की बात करें तो कब से कब तक चलेगा? तो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 25 से 30 अक्टूबर तक। ठीक है, इसके बाद अगर जिला स्तर के देखें कि जिला स्तर पर कब आयोजन किया जाएगा, तो 6 नवंबर से शुरू होगा। कब से? 6 नवंबर से। और अगर संभाग स्तर पर देखें तो संभाग स्तर पर कब से होगा? तो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। कब तक? 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। ठीक है, अगर इसमें खेल विधा की बात करें कि कितने टाइप के खेल इसमें शामिल किए गए हैं, तो हमारे को जो पारंपरिक खेल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो कितना है? 11। कितना है? 11। उसमें आप यहाँ पे नाम देख लीजिएगा, ये डिफरेंट गेम है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो ये जो रस्साकसी है ये फीमेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए जो महिला प्रतिभागी होंगी उनके लिए है। कौन सा? रस्साकशी। और ये जो हॉकी है और वेट लिफ्टिंग, यहाँ पे डल लिखा है, वेट लिफ्टिंग की बात की जा रही है। ठीक है, हॉकी और वेट लिफ्टिंग ये जो 2 स्पोर्ट्स है वो इसका सीधे जो प्रतियोगिता की जाएगी वो कौन से स्तर की जाएगी? तो जिला स्तर की जाएगी। ठीक है, वो ब्लॉक लेवल पे नहीं होगा, सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन कौन सा खेल? हॉकी और वेट लिफ्टिंग की बात। और रस्साकसी किस पे फोकस्ड होगा या कौन सी प्रतिभागियों के लिए है? तो फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल्स के लिए। ठीक, अब विशेष क्या है इसमें? तो ये नक्सली हिंसा के शिकार जो भी हुए हैं या आत्मसमर्पित जो हमारे नक्सलवादी हैं, कोई आत्मसमर्पण करता है तो वो भी इस खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नक्सल हिंसा में कोई विकलांग हो गया है, ठीक है, दिव्यांग हो गया है, तो उनके लिए भी खेलों का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, पैरा खेल प्रतियोगिता। ठीक है, क्या? पैरा खेल प्रतियोगिता, जो विकलांग वगैरह रहते हैं उनके लिए पैरा खेल आयोजित किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया बस्तर ओलंपिक के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? रियल टाइम यानी कि क्या बोला जाए? व्हाट वाज द इंडिया फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, आपको जो फ्लड है उससे पहले ही आपको कोई आगाह कर दे, कोई सचेत कर दे कि आने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि फ्लड आ गया 1-2 दिन हो गया फिर आपको चीज़ें पता चल रही है, आपको पता चल रही है मतलब कि सबको। ठीक है, आपके पास आएगी फ्लड तो आपको तो पता चल ही जाएगा। तो ये रियल टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में आप देखते होंगे कि शीतकालीन मौसम में हमेशा चक्रवात वगैरह आता है, वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाता है, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, उनके जो भी रिसोर्सेस हैं, तो वहाँ ये लॉन्च किया गया कि उनको पहले से पता चल जाए। इस पूरे सिस्टम का नाम अगर देखें तो चेन्नई रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। क्या है? स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हालांकि ये नाम नहीं पूछेगा। अब अगर बात करें हाउ विल दिस सिस्टम वर्क, ये सिस्टम वर्क कैसे करता है जो है, तो चेन्नई में कई बार फ्लड आते रहते हैं। ठीक है, आते हैं,
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और डैमेज हो जाता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा, अगर इसकी बात करें तो ये सिस्टम क्या करेगा कि वहाँ की जो नदी है, तालाब है, टैंक वगैरह है, उसका वो एनालिसिस करेगा। तो उसमें जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, चीज़ें रहेगी, तो उसको पहले से पता चल जाएगा सेंसिक के द्वारा कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, और वो उसका सूचना दे देगा, हमको मैसेज दे देगा, ठीक है, एनालिसिस करके। अब अगर हमारी 5वें क्वेश्चन की बात करें तो अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। हालांकि अभी घोषित हुआ नहीं है, 1 नवंबर को घोषित किया जाएगा, लेकिन कौन सा है, अत्यधिक गरीबी से मुक्त, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है, ये इंग्लिश में ये गलत लिखा है ना, तो इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। तो अगर हम बात करें अपने बैक टू द क्वेश्चन, तो अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारे ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। कौन सा है, केरला। अब साउथ का ये हमारा देश है, ठीक है, साउथ साइड का। अब केरला देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दिया गया है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी से मतलब क्या है, या पॉवर्टी की हम बात करें तो किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया है कि इंडियन रुपीस में, इंडियन करेंसी में देखें तो जिसके पास 188 रुपये 188, ठीक है, 188 रुपये से कम पैसा जो अपने ऊपर खर्च करता है पूरे दिन भर में, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है, ठीक है, अत्यधिक गरीब की सूची में आते हैं। तो ये अगर वहाँ केरला की बात करें तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उतने पैसे से कम अपने ऊपर दैनिक रूप से खर्च करता है। इसके बाद वहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन, वो 1 नवंबर को इसका ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम गरीब मुक्त है, अत्यधिक गरीब मुक्त हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये 128.80 रुपये लिखा हुआ है कि कम पैसे खर्च करता हो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी माना जाता है, ठीक है, जिसके पास। और अगर भारत की बात करें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी किसको, एक्सट्रीम पुअर या एक्सट्रीम गरीब किसको माना जाता है, तो जिसके पास बेसिक इनकम, शेल्टर यानी रहने के लिए घर, छाया, फूड यानी कि खाने के लिए, और हेल्थ कंडीशन के लिए, सही स्वास्थ्य के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, चीज़ें ना हो, वो अफोर्ड ना कर पाता हो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये केरला ये चीज़ को कैसे अचीवमेंट किया है, तो नीति आयोग ने अपने 2021 की रिपोर्ट में ये बताया था कि केरला में सबसे कम पावर्टी रेट है, सबसे कम गरीबी वहाँ है, ठीक है। और कितना परसेंट गरीबी रेट है वहाँ पे, तो कितना है, 0.7%, कितना, 0.7%। अब ये 0.7% है, केरला गवर्नमेंट का था कि हम इसको भी क्यों रहने दें, इसको भी खत्म करते हैं। तो उन्होंने ये आप यहाँ पे देखोगे कि ये स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, एक पहल शुरुआत की, जिसके वजह से वहाँ की फैमिली को डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की गई। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई ताकि वो भी इस कंडीशन से बाहर निकल जाए, और इस तरीके से उन्होंने ये अचीवमेंट, ये टारगेट अचीव किया है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या जनजातीय लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो एसटी कम्युनिटी की लैंग्वेज होती है, वो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की है, क्या है, हल्बी है, कुई है, इसके अलावा सदरी है, फिर गोंडी है, तो ये दोरली है, अलग अलग जो डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेज जो है, जनजातीय लैंग्वेज जो है, उनके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए एआई आधारित अनुवाद है। यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, ट्रांसलेशन की बात की जा रही है। तो अनुवाद ऐप का नाम क्या है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एआई आधारित ये पहला ऐप होगा, ठीक है, लॉन्च किया होगा। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आदिवाड़ी। क्या, आदिवाड़ी, ठीक है। अब ये जो ऐप है ये क्या काम करेगा, तो पहले तो मंत्रालय देख लेते हैं कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, या किस मंत्रालय द्वारा ये लाया गया है। तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, क्या, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक। और ये बता चुकी मैं आपको कि ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करना ऐप है, जो आप जो बोलोगे, आप गूगल में भी देखते होगे, या जब आप कुछ चीज़ बोलते हो तो आपके स्पीच को वो टेक्स्ट फॉर्म पे भी दिखाता है, स्पीच टू स्पीच भी अनुवाद करता है। तो अगर आप टेक्स्ट फॉर्म पे आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट में लिखोगे तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच, ये अनुवाद करेगा, ठीक है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सा लैंग्वेज होगा, हिंदी, अंग्रेजी और जनजातीय बोली, जो भी लैंग्वेज होगा वो। अगर इसमें बात करें कि पहले चरण में कौन कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कौन सा लैंग्वेज है, गोंडी लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात करें कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ की भीली लैंग्वेज, ठीक है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड की मुंडारी, और उड़ीसा का संथाली, क्या है, संथाली। इन लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया है प्रथम चरण में, ठीक है। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में उड़ीसा की कुई,
कौन जनजाति है, ये हमारे यहाँ भी पाई जाती है, कौन जनजाति है, तो उसकी ये बोलिए कौन जनजाति की कोई। और मेघालय के गारो खासी जयंती, हम जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, तो मेघालय की जो गारो बोली है, गारो जनजाति की, तो ये उसको भी जोड़ने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। कौन कौन सा हम देख लिए, गोंडी, भीली, मुंडारी, संथाली, कुई और गारो। ठीक है, ये आप किसने डिजाइन किया है या किसने बनाया है, तो कौन है, IIT दिल्ली, फिर बिट्स पिलानी, फिर IIT हैदराबाद और IIT नवा रायपुर। IIT ट्रिपल IT है ना, ट्रिपल IT है यहाँ पे आई है और यहाँ पे ट्रिपल IT है, ट्रिपल IT नवा रायपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, आदिवाड़ी, क्या, आदिवाड़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराना राजमार्ग होटल की खोज की गई है। अब ये राजमार्ग होटल क्या है, राजमार्ग से है, हाईवे की बात की जा रही है। ठीक है, और होटल जैसे आप कहीं जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो आपको रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो उसकी बात की गई है। अब अगर इसको हम देखें कि पुराने ज़माने में जब हड़प्पाई सभ्यता था या फिर हिस्ट्री वाला जो ऐतिहासिक टाइम था, तो इस होटल को हम, होटल ये जो है उसको क्या बोलते थे, तो कारवा सराई, क्या बोलते थे, कारवा सराई बोला जाता था होटल को। ठीक है, तो उसकी खोज की गई है। अब ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोटदा भदली, क्या, कोटदा भदली। और ये कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ में, कहाँ, गुजरात के कच्छ में। ये कोटदा भदली हड़प्पन साइट है जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। कितने साल पुराना है, तो 4000 पुराना कारवा सराई है। भारत में अब तक का सबसे पुराना कारवा सराई है या पुराना होटल। ठीक है, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सरस्वती सभ्यता भी है। फिर अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, अवधि की बात करें, तो कब से है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 से 1750 BC। ठीक है, फिर ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी काशी युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्या, काशी युगीन सभ्यता। फिर नॉर्थ वेस्ट में ओरिजिन हुई है, कहाँ, आप जाओगे भारत में जो नॉर्थ वाला साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न वाला साइड है, वहाँ पे सिंधु घाटी के जितने भी मुख्य शहर हैं, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, गुजरात के लोथल वगैरह हो, सब वहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये कहाँ है आपके पाकिस्तान में, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। फर्स्ट सिटी बात करें तो फर्स्ट सिटी क्या था, उसकी खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहला नगर था हड़प्पा, जिसकी खुदाई कब की गई थी, 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी, कौन, दयाराम साहनी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI, क्या, ऑप्शन बी, SBI। अब ये थोड़ा सा आयरनी है कि SBI को बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड दिया जा रहा है, बाकी SBI का हालत तो आप सबको पता ही है और आप लोग एक्सपीरियंस भी कर ही चुके होंगे। ठीक है, अब स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को। कब, 1 जुलाई 1955 को। अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, तो हिस्ट्री की बात करें तो पहले बैंक ऑफ कोलकाता खुला था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, फिर क्या था, बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। इन बैंकों को जब बनाया गया था और इन तीनों बैंकों को मिला के एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों बैंक कब बनाया गया, तो 1806, 1840, 1843 में। फिर इन तीनों को मर्ज किया गया, इन तीनों को मर्ज करके क्या नाम दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बनाया गया, तो 1921 में। कब, 1921 में। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया कि इसी का नाम परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कौन से एक्ट के माध्यम से हुआ, तो 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। ठीक है, और उसी के माध्यम से इसको फिर RBI के अंडर में लाया गया और ये नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो ये हो गया SBI के बारे में। SBI का गठन हमने देख लिया, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, चेयरमैन कौन है, श्रीनिवासन शेट्टी हैं अभी। ठीक, अब हमारे प्रीवियस डे के ये क्वेश्चन है, रिवीजन का फटाफट देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है,
छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप कौन से खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से? ऑप्शन ए बैडमिंटन से संबंधित है। फिर है हाल ही में चर्चित ऑपरेशन उपहार अभियान किससे संबंधित है? तो ये उपरोक्त सभी आएगा, अपराध, नशाखोरी और अशिक्षा से। और ये कौन से पुलिस किस जिले की पुलिस द्वारा चलाई जा रही है ये अभियान? तो जांजगीर चांपा। कहाँ के? जांजगीर चांपा की। फिर बात करें जशपुर जिला में आयोजित एडवेंचर प्रोग्राम जशपुर जम्बोरी 2025, क्या है? जशपुर जम्बोरी 2025 का आयोजन किया गया है। तो आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब कि कब किया गया है? ये वेयर लिखा है, वेन आएगा, कब किया गया है? तो 6 से 9 नवंबर 2025 में आयोजन किया जाएगा। ठीक। रायगढ़ में कहाँ इको पार्क और इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सी जगह को? रायगढ़ जिले में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे इको पार्क या इको टूरिज्म स्थल के रूप में उसका विकास किया जा रहा है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए गजमार पहाड़। क्या है? ऑप्शन ए गजमार पहाड़। देश के 53वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? होंगे ना, अभी बने नहीं है, तो कौन होंगे? तो ये है हमारे ऑप्शन डी सही आंसर, जस्टिस सूर्यकांत। फिर भारत की पहली सहकारी कैब का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, भारत टैक्सी। फिर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 9th रैंक है हमारी। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निगोल चौकोबा त्यौहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किसके द्वारा? मैती समुदाय द्वारा। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसको सीधा लीजिएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट कौन जारी करता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन खत्म। आज के आपके बूस्टर क्वेश्चंस नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आप चाहें तो इसके रिवीजन के लिए 2-3 बार और देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका करंट तैयार होते जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।